अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। अब ये मेमोरी किसके बारे में है? दिस मेमोरी इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर। हमें इस मेमोरी की क्यों ज़रूरत पड़ी कंप्यूटर में? देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, चाहे वो दिन की बात करें या हमारे जितनी ज़िंदगी हमने गुजारी है, हमारे साथ कुछ मोमेंट्स हो गए होंगे। वो मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स याद रहते हैं, दैट मीन्स वो मोमेंट हमारे लिए एक मेमोरी बन जाती है ना, वो कहीं पे स्टोर रहता है, या वो स्टोर रह जाएगी या वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स उसको एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए वो रखने के लिए, उस डेटा को रखने के लिए उसको एक स्पेस चाहिए। वैसे ही कंप्यूटर में एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। किस लिए? कंप्यूटर नीड्स अ स्पेस टू कीप कंप्यूटर्स डेटा। अब वो क्या हो सकता है? वो हमारा प्रोग्राम हो सकता है कंप्यूटर का, वो डेटा हो सकता है, वो रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं देयर नीड ए स्पेस ना, वो कहीं पे कहीं ठिकाने लगनी चाहिए ना वो डेटा। तो व्हाट वी नीड, सो फॉर दैट हमें एक मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। फॉर दिस वी नीड ए मेमोरी। एंड मेमोरी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, बिकॉज इस मेमोरी के बगैर कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है। अब हमें ये मेमोरी किस लिए ज़रूरत पड़ती है? इट्स यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो भी हो हमें उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। एंड मेमोरी से क्या होते हैं, हम अपने डेटा को सेव रख सकते हैं। अब वो डेटा सेव, वो अलग बात है, वो डेटा सेव हमें कुछ टाइम के लिए ज़रूरत होती है, टेम्परेरी पर्पस के लिए या परमानेंट पर्पस के लिए। तो उसके लिए हमारे कुछ पैरामीटर्स पहले हमें समझने हैं। कम मेमोरी के कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे बड़ी बात, मेमोरी के लिए हमें जो डेटा स्टोर करना है उसका साइज, दैट मीन्स स्टोरेज। हम डेटा को कितना स्टोर कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ए मेमोरी। जितना डेटा बड़ा होगा उतनी स्टोरेज ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी कम हमें कैपेसिटी ज़रूरत है, कम हमें स्टोरेज चाहिए। दूसरी चीज़ एक्सेस टाइम। हाँ, एक्सेस टाइम के लिए भी हमें इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है मेमोरी। कि कोई ऐसी कभी कभार क्या होती है, जब हमें प्रोसेसिंग के लिए कुछ डेटा हमें जल्दी चाहिए, वो कहीं पे स्टोर होगी, हमें जल्द से जल्द उस डेटा को उस डेटा को लाना है फॉर द एग्जीक्यूशन के लिए। सो कितना टाइम लगेगा किसी प्लेस में उस प्लेस से उस प्लेस तक लाने तक, दैट मीन्स इट्स डिपेंडेंट ऑन द एक्सेस टाइम। मेमोरी का वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अनदर थिंग, हमारी स्टोरेज। अब वो डेटा हमें स्टोर करना है परमानेंटली या वो टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। दूसरी चीज़ एक्सेस मोड। हम डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं? डेटा को हम एक्सेस करेंगे या रैंडमली या सीक्वेंशली। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारा डेटा स्टोर होता था सपोज टेप्स में, वो रिकॉर्ड जो होता था, टेप रिकॉर्डर वगैरह, पुराने ज़माने की वो फिल्म्स। अगर हमें किसी आगे रिवाइंड करने के लिए हमें प्ले करना है चौथा पार्ट या पांचवा पार्ट सीन का, जब तक हम पहले पार्ट 3 ना देखें हम चौथे पार्ट पर नहीं जा सकते थे। दैट मीन्स हमें सीक्वेंशली डेटा को एक्सेस करना था तब। आज के टाइम में हम रैंडमली, हमें वो पार्ट देखना है, उसको छोड़ दो, वहाँ पे क्लिक करके पार्ट 4 लगा दो। दैट मीन्स वी कैन एक्सेस डेटा सीक्वेंशली और रैंडमली। सो इट डिपेंड्स ऑन द मेमोरी। तो मेमोरी में ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। ठीक है, अब मेमोरी में क्या है कि मेमोरी यूनिट्स, हमारे डेटा तो स्टोर होता है, लेकिन डेटा क्या है? अब हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। एंड व्हाट इज बिट? बिट बेसिकली हमारा एक बाइनरी डिजिट होता है। अब बाइनरी डिजिट भी मैंने स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस किया है, या वो वंस हो सकते हैं या वो जीरोस हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। 1 मीन्स ऑन, ये बेसिकली गेट्स वेट्स अगर हम देखेंगे कंप्यूटर के रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, ये वो भी है। फिलहाल आप इतना याद रखो, 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, व्हाट इज दैट? दैट इज अ बिट। वी नीड अ मेमोरी, वी नीड अ स्पेस। किस लिए? इसी डेटा को, इसी बिट्स को, इसी बाइनरी डिजिट्स को स्टोर करने के लिए।
अब क्या हमें स्टोर करना है, जीरोस और वंस, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट्स। हमें बेसिकली अंदर से क्या होता है, वहाँ पे डेटा स्टोर होता है। हम तो लिखते हैं इंग्लिश फॉर्म में, लेकिन अंदर से हमारे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं बाइनरी फॉर्म, तो वो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस और वंस। अब डेटा कितना स्टोर होगा, इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरेज। देखो, अगर हमें 8 बिट्स स्टोर करनी है, दैट मीन्स 8 बिट्स के लिए 8 बिट्स किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 8 बिट्स हमारे 1 बाइट के बराबर होती है। दैट मीन्स 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, अब इंक्रीज करेंगे, थोड़ा और डेटा स्टोर करना है, तो दैट मीन्स मेमोरी भी और स्पेस भी ज़्यादा और हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो दैट मीन्स 1 KB, दैट इज 1024 बाइट। ऐसे ही किलोबाइट के बाद मेगाबाइट्स, दैट मीन्स वो किसके बराबर होता है, 1024 KB। मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 MB, 1 टेराबाइट 1024 GB। ये बेसिकली क्या हो रही है, हमारी मेमोरी, हमारी स्पेस इंक्रीज हो रही है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मेमोरी का, दैट इज अ बिट। अब 1 बिट होता है, दैट इज जीरोस और 1। ये भी पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, दैट इज अ बिट। अ बिट कैन बी 1 और 0। अब 1 बाइट किसके बराबर होता है, 4 बिट्स। जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, सबसे पहले क्या आता है हमारा बिट, वो या 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है, यहाँ पे दिखा के निबल, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। एक निबल जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो बराबर होता है 4 बिट्स के बराबर। किसके बराबर होता है, 4 बिट्स के बराबर। दैट मीन्स 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। अगर 2 निबल पूछेंगे, दैट मीन्स 8 बिट्स। अगर आपको बताएंगे 1 बाइट, दैट इज 8 बिट्स। ये याद रखनी है, ये चीजें पूछ सकती है एग्जाम में। 1 byte equal to 8 bits and 1 byte also equal to 2 nibbles, because 1 nibble equal to 4 bit and 2 nibble equal to 8 bits, that is equivalent to the 1 byte। फिर से समझाती हूँ, 1 byte होता है 8 बिट्स के बराबर, और वही 8 बिट्स आपके 2 निबल्स के बराबर होता है, क्योंकि आपका एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। ऐसे ही निबल के बाद क्या इंक्रीज होती है मेमोरी, दैट्स अ बाइट, देन किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट, देन पीटाबाइट, देन ज़ेटाबाइट्स। तो ये आपकी मेमोरी बेसिकली इंक्रीज हो रही है। ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकते हैं। अब रही बात मेमोरी, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ ए मेमोरी, दैट इज अ प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और हमारे पास दूसरी मेमोरी होती है, दैट इज अ सेकेंडरी मेमोरी, जिसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी मेमोरी भी है। अब हमें यही अलग अलग डिस्कस करने हैं। सो नाउ I'm going to discuss with you first the what's primary memory. Basically, primary memory जो होती है ना, primary memory is a main memory of the computer. What? It's the main memory of the computer. क्यों? क्योंकि ये आपके CPU के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, क्योंकि ये आपके CPU के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। कौन सी वाली मेमोरी, हमारी मेन मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब ये प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है, ये करता क्या है। प्राइमरी मेमोरी आपकी आपका वो डेटा स्टोर करेगा जो आपको इमीडिएटली ज़रूरत होगी या कुछ टाइम के लिए ज़रूरत होगी। मतलब प्रोसेसिंग के टाइम, जब आप सिस्टम पे कोई काम करे हो, कोई भी डेटा जब उस वक्त प्रोसेस हो रहा है, तो उस वक्त जो उसकी मेमोरी की ज़रूरत होती है ना, दैट्स अ प्राइमरी मेमोरी। एंड दिस प्राइमरी मेमोरी क्या है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी। एंड नाउ व्हाट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब आपका पावर ऑफ हो जाएगा, सपोज आपका सिस्टम चल रहा है, अचानक से पावर चला गया, जो काम आपने उस वक्त किया होगा ना, वो सब इरेज होता है, सब लॉस हो जाता है, क्योंकि ये वो परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। तभी जाके हम प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, बिकॉज वंस द पावर इज ऑफ, आपका जो भी डेटा है, आपका जो भी कंटेंट है, वो उसके साथ ही उड़ जाता है। ठीक, दैट इज व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज वोलेटाइल इन, बिकॉज इट्स वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मतलब उड़ना, खत्म होना, कुछ टाइम के लिए रहता है, पावर चला गया, डेटा खत्म हो गया। ठीक है, अब ये मेमोरी क्या है, मैंने यहाँ मेंशन किया, इट्स अ पार्ट ऑफ द सीपीयू। मेमोरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सीपीयू। अब ये वो वाला डेटा स्टोर करता है, ये वो वाला आपको आपके प्रोग्राम स्टोर करता है जो सीपीयू को उस वक्त ज़रूरत होगी, जो करंट वाली प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी की जो ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
and this is used for storing a little volume of data at the time of processing. So आपको ये समझ आ गया होगा. And now this primary memory जो एक temporary memory है, जो एक volatile जिसका nature है, ये भी दो टाइप में कैटेगराइज की गई है. सबसे पहला टाइप क्या है? दैट्स रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं. दूसरी दैट्स रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं. रैम का तो मैंने आपको बताया. अब रैम के कितने हैं टाइप्स? दो, दैट इज स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. अब ये डायनेमिक रैम कौन सी रैम होती है, ये स्टैटिक रैम कौन सी रैम होती है? इसको हम एस रैम भी बोलते हैं. ये वो वाली रैम होती है, इट रिटेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ओनली एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन. ये तब तक वहाँ पे रहेगी, ये तब तक रहेगा, वो तब तक ये मेमोरी काम करेगी जब तक आपका पावर सप्लाई ऑन होगा. मतलब इट नीड्स फ्लिप फ्लॉप्स. अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? सबसे पहले आपको पहले ये समझाऊंगी. मैंने यहाँ पे बताया कि इट रिटेन स्टोर ऑन इंफॉर्मेशन ओनली एज द पावर सप्लाई इज ऑन. मीन्स सबसे पहली बात है, ऑब्वियसली पावर सप्लाई की तो इसको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसको रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट नीड्स नॉट टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली, बिकॉज ये काम करता है, जो ये एसरैम है ये काम करता है आपके फ्लिप फ्लॉप के साथ. फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप बेसिकली गेट्स वगैरह होते हैं. ये एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में, सर्किटरी में हम पढ़ेंगे. ये बेसिकली एक सर्किट है. लेकिन फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? मतलब एक बार इन फ्लिप फ्लॉप्स में जो ही करंट आ जाएगी, करंट गई इसमें, आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि करंट एक बार गया, करंट उधर फंस जाती है. मतलब आपका चार्ज फंस जाता है, दैट उसी चीज़ को हम लैच बोलते हैं. फिर आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वंस करंट इज फ्लोइंग दैट, क्योंकि एक बार चली गई, आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जो डेटा, मतलब डेटा को जो आपको करंट चाहिए, डेटा को जो पावर सप्लाई चाहिए, वो उसको मिल जाती है वहाँ पे. यहाँ पे आपको कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कभी कभार आपके एसरैम में आपकी कैशे की ज़रूरत पड़ती है. कैशे मेमोरी भी मैंने आपके साथ शायद डिस्कस किया है, वो भी हम इसके बाद करेंगे. ठीक है. अब रही बात, एसरैम जो होती है ये कॉस्टलियर होती है, बिकॉज वहाँ पे हमें आपको फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करना पड़ता है एंड कंज्यूम मोर पावर. ठीक है. इट इज़ कॉस्टलियर एंड इट कंज्यूम मोर पावर. एंड स्टैटिक रैम इज़ फास्टर, क्योंकि बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू द, बिकॉज इट ऑफन यूज्ड अ कैशे. कैशे इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी. ठीक है ना, ये हाई स्पीड मेमोरी है, तो दैट इज़ वाई ये कॉस्टलियर है. और इसमें फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें पावर जो कंज्यूम होता है वो ज़्यादा होता है एस रैम में. इतना ज़्यादा आपको पूछेंगे नहीं, बस इतना याद रखो, रैम की दो टाइप्स होती है, दैट्स एस रैम एंड डी रैम. एस रैम वो रैम होती है जहाँ पे आपको फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ होता है, जहाँ पे आपको पीरियोडिकली आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. क्यों नहीं करनी पड़ती है? क्योंकि आपका एक बार करंट जो ही चार्ज उसमें गया, डेटा उसमें चला गया, तो आपको वहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से एस रैम जो होती है वहाँ पे आपको कभी कभार कैशे की यूज़ होती है, कैशे की यूज़ पड़ती है, जिसकी वजह से ये कॉस्टलियर है. अब रही बात डी रैम, आपको यहीं पे आपको डिफरेंस समझ आएगी. जो डी रैम है ना, ये आपकी बनी, डी रैम लॉसेस इट्स इंफॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, even though the power supply is on as made of capacitors and transistors. देखो इसका मतलब क्या है? डी रैम कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है डेटा. वाई? क्योंकि आपको इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है. एस रैम में आपको रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यहाँ पे आपको रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपके यूज़ हो जाते हैं कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स. कैपेसिटर्स मतलब आपका चार्ज इसमें होता है. जितने टाइम तक चार्ज इसमें फ्लो होगा, जितने टाइम तक आप इसको रिफ्रेश करोगे, उतने टाइम तक ही चलेगा. दैट मीन्स रिफ्रेश करना पड़ता है आपको ज़रूरी. अगर आप रिफ्रेश नहीं करोगे, डेटा वहाँ पे नहीं रहेगा. जितने टाइम तक आप रिफ्रेश करेंगे, कैपेसिटर्स में करंट फ्लो जा रहा है, चार्ज हो रहा है, मतलब चार्ज इसमें है, आपके ट्रांजिस्टर्स में, आपकी कैपेसिटर्स में आपको रिफ्रेशिंग भी करनी पड़ती है, और तब तक आपका डेटा भी वहाँ पे रहता है. So it consumes less power and it's used जहाँ पे आपको large capacity की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. और ये स्लोअर है, ऑब्वियसली ये स्लोअर है.
क्योंकि आपको बार बार क्या करना पड़ता है, आपको बार बार रिफ्रेशिंग की करनी पड़ती है। अब डिफरेंस क्या है एस रैम और डी रैम में? एस रैम में आपको फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, डी रैम में आपकी ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज होते हैं। एस रैम जो है वो फास्टर है, डी रैम आपका स्लोअर है। एस रैम आपका महंगा है, मतलब कॉस्टलियर, और डी रैम इज चीपर। ठीक, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड द डी रैम्स। अब अगर इसको समझ लेंगे फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करेगा, आपकी कैपेसिटर ट्रांजिस्टर कैसे काम करेंगे, दैट्स अ डी, वो आपको ज़रूरत जाने की नहीं है। बस इतना थोड़ा बहुत याद रखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द रैम, दैट्स एस रैम एंड डी रैम। ठीक, अब आपका रहा रोम। व्हाट इज रोम? रोम इज द रीड ओनली मेमोरी, इट्स अ टाइप ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। लेकिन इसमें जो डेटा स्टोरेज होता है दैट इज परमानेंट इन नेचर, हमेशा के लिए। RAM has temporary in nature, RAM is temporary in nature, but ROM जो होता है, ROM में आपका डेटा permanently store होता है। That means it holds the data even if the system is switched off। मतलब कि अगर आपकी पावर सप्लाई रुक गई, डेटा वहाँ पे कहीं भाग नहीं जाएगा। That means it's non-volatile in nature। सबसे बड़ी बात, नॉन वोलेटाइल है, दैट मीन्स परमानेंट स्टोरेज है, कंटेंट लॉस नहीं होगा। रीड रैम में क्या था, रैम में पावर सप्लाई बंद होगी तो डेटा खत्म हो गया। रोम में क्या है, रोम में वॉलेटिलिटी है, नॉन वॉलेटिलिटी है, मतलब अगर पावर चला भी जाएगा डेटा वहीं पे रहेगा। दैट इज व्हाई इट्स परमानेंट, मतलब इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट स्टोरेज। ये अपना कंटेंट को गंवाने नहीं देता है, मतलब ये कभी अपने डेटा को लूज नहीं करेगा, चाहे अगर आपका पावर बंद भी होगा। अब रीड ओनली मेमोरी क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि इट हैज ओनली रीड कैपेबिलिटी, राइट कैपेबिलिटी इसमें नहीं है। क्योंकि इस रोम में एक बार जो ही लिखा जाता, एक बार जब हम इस पे लिखेंगे इस रोम में, इस मेमोरी में, तो दोबारा हम इस पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर हमने इस रोम में लिखा तो दोबारा इसको हम लिख नहीं सकते हैं। मीन्स रोम कांट बी ओवर रिटन बाय द कंप्यूटर, दैट इज नीदर हम इसको रीराइट कर सकते हैं ना ही हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं। वंस एक बार हो गया तो हो गया, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, आप रीड उसको बार बार कर सकते हो, तभी जाके इसको हम रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि रोम जो होती है ना, रोम चिप्स जो होती है ना, ये प्रोग्राम कब की जाती है? आपके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, तभी जाके इसको परमानेंटली इस पे जो भी डेटा लिखा होता है ना, जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी सॉफ्टवेयर परमानेंटली इंस्टॉल्ड होता है इन रोम पे एक ही बार, फिर उसको सिर्फ रीड करना पड़ता है वो सॉफ्टवेयर। अब दूसरी चीज इसमें और एक ऐड हो गई, वो सॉफ्टवेयर जो हम परमानेंटली इंस्टॉल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम स्टूडेंट्स फर्मवेयर भी बोलते हैं। फर्मवेयर क्या होते हैं? फर्मवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर है जो एक ही बार परमानेंटली इंस्टॉल किया गया है, कब? आपकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। वैसे ही एक रोम भी है, क्योंकि रोम को प्रोग्राम किया गया है आपने जब इसको मैन्युफैक्चर किया गया, जब ये मैन्युफैक्चर किया गया होगा उस वक्त जो इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए होंगे इस रोम में, उसको हम फर्मवेयर भी बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो ही एक बार लिख दिया, उसको प्रोग्राम किया, आप उसके बाद उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक, सपोज क्या, ये आपको मैं बताऊंगी, कंप्यूटर को जब हमें ऑन ऑफ करना पड़ता है, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वहां पे क्या होता है? वहां पे बूटिंग होती है। तो बूटिंग को कौन आपको हेल्प करता है? बूटिंग को आपको यही रोम हेल्प करता है। रोम हेल्प्स इन योर बूटिंग। और उस वक्त कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है स्टूडेंट्स? ये भी मैंने आपको बोला है, तब जो सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट्स अ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मैंने अब आपको रोम में क्या बताया?
रोम जो होती है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट स्टोरेज होता है। एक बार इसको लिख दिया, एक बार इसको प्रोग्राम किया, और वो प्रोग्राम कब होता है, जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई होती है, ठीक है। और ये क्या होती है बेसिकली, मेमोरी बेसिकली एक स्टोरेज ही है। ये सिलिकॉन चिप का बना होता है आपके मदरबोर्ड पे। अब ये रोम क्या आपको रोम में और क्या चीज़ होती है, ये आपको हेल्प करती है आपके डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए। जब आप कंप्यूटर्स को ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ पे बूटिंग हो जाती है, तो बूटिंग में कौन आपको हेल्प करता है, यही रोम हेल्प करता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताई, जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है दैट्स अ फर्मवेयर। तो समझ गए, दिस वॉज ऑल अबाउट द रोम। सो रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड इट परफॉर्म्स ओनली रीड ऑपरेशंस। हाँ, राइट एक ही बार होता है, फिर आप बार बार उसको रीड कर सकते हैं। अब रोम के टाइप्स है, दैट्स अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सेकेंड वन इज द EEPROM, erasable programmable read-only memory, and third one is the EEPROM, electrically erasable PROM. Now what is PROM? ये भी नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, ठीक है। इसको हम एब्रीवेट इसको ऐसे हम बोलेंगे, PROM इज बेसिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो ही आपने इस PROM को प्रोग्राम किया, आप कभी इसके कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एक ही बार प्रोग्राम होता है, ठीक है। दैट इज द PROM। नाउ व्हाट इज EEPROM? EEPROM सिमिलर है आपके PROM से। EEPROM इज बेसिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बट हाँ, आप इसमें डेटा को, आप इसमें EEPROM में क्या कर सकते हो, आप इरेज कर सकते हो इस रोम को, इसकी प्रोग्राम को। कैसे? जब आप इसको एक्सपोज करेंगे यूवी लाइट से। क्या करेंगे आप? इसको एक्सपोज जब करेंगे EEPROM को यूवी लाइट से, तो आपको वो इरेज हो सकता है, आपका रोम में जो भी डेटा है वो इरेज हो सकता है, और उसके बाद आप फिर से लिख सकते हो। दैट मीन्स इट कैन बी इरेज्ड बाय हाउ? कैसे? बाय यूजिंग द यूवी लाइट, देन इट कैन बी रीराइटन। तभी जाके EEPROM को हम UV EEPROM भी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किसको हम बोलते हैं? EEPROM का दूसरा नाम UV EEPROM भी है। क्यों? इसको हम इरेज कैसे कर सकते हैं? बाय एक्सपोजिंग बाय UV लाइट। दिस इज अबाउट द EEPROM। अब थर्ड वन, दैट इज द EEPROM, मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसको हम इरेज कैसे कर सकते हैं? उसको हम इरेज कर सकते थे यूवी लाइट से, लेकिन इसको हम इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली जब हम इसको इरेज करेंगे, फिर जाके हम इसको इलेक्ट्रिकली लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द EEPROM और सिंपल PROM। ये थोड़ा बहुत आपको सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज अ रैम और रोम। फिर रैम की भी दो टाइप है, दैट इज SRAM DRAM। और रीड ओनली मेमोरी की भी तीन टाइप्स है, दैट इज अ PROM, EEPROM और ये ना EEPROM। एक तो EEPROM और PROM। सिंपल थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। अब रही बात आपकी कैश मेमोरी की। व्हाट्स कैश मेमोरी? मैंने आपको पहले से ही बताया है, कैश मेमोरी इज़ अ फास्टेस्ट टाइप ऑफ द मेमोरी। क्यों? कैश मेमोरी को हम कहाँ पे रखते हैं? CPU, इट्स प्लेस बिटवीन CPU एंड द मेन मेमोरी। जब भी आपके डेटा को, आपके इंस्ट्रक्शंस को, या जो भी आपको लाना होगा मेन मेमोरी से CPU तक, उसके बीच कभी कभार क्या होता है, कैश का यूज़ होता है। कैश बेसिकली फास्टेस्ट मेमोरी, क्योंकि आपको CPU से मेन मेमोरी जाने तक के लिए टाइम लगेगा, तो वो टाइम कम करने के लिए आप कैश से भी डेटा को ला सकते हो, आप कैश से भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो फास्टेस्ट मेमोरी है। क्योंकि सपोज आपने कोई चीज़, जैसे आप डेटा ये ना लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हो किसी डॉक्यूमेंट्स पे, वो डॉक्यूमेंट बार बार आपको मेन मेमोरी से लानी है,
कहीं पे वो होगा तो आपको वो बार बार उस, सपोज आपने ब्राउज़र खोल दे दिया, आपको बार बार उस वाली चीज़ से क्लिक करके वो ले आनी है। लेकिन आपकी हिस्ट्री कहीं ऐसी रहती है, कहीं पे आपका कैश रहता है, आप कैश से ही उसको एक्सेस कर सकते हो। वो आपको जल्दी, आपका एक्सेस टाइम कम हो सकता है कैश से, है ना, क्योंकि कैश में वो स्टोर होती है। आप लोगों ने तो देखा हो, आप कभी कैश को क्लीन भी करते हैं, क्योंकि कैश में आपकी वो चीज़ें रहती है जो फ्रीक्वेंटली आपने काम किया होगा, जो फ्रीक्वेंटली जो डेटा होगा वो वहाँ पे रहता है कैश में आपका। सो कैश मेमोरी, सबसे पहली बात, कैश मेमोरी कहाँ पे होती है? ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में होती है आपकी कैश मेमोरी। ये कौन से इंस्ट्रक्शंस को, कौन से डेटा को स्टोर करता है? जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, जो बहुत ही जल्दी मतलब ये वो वाले डेटा, वो वाले इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं दैट आर इमीडिएटली नीड टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। और इसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज होती है अप टू 15%, सॉरी। कैश मेमोरी ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज ही कर देगा ना, आपकी डेटा प्रोसेसिंग को, डेटा को ज़्यादा, आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि कैश मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर होता है? वो वाला डेटा स्टोर होता है जो आपने, जिसके साथ आपने कंटिन्यूसली काम किया होगा, तो वो डेटा इसी मेमोरी में रहता है। सपोज आपका सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपको वही डॉक्यूमेंट लाना है जो आपने 5 मिनट पहले जिस पे आपने काम किया होगा, तो आप तुरंत ही कैश मेमोरी का यूज़ करके उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। उसकी वजह से क्या होती है, आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है और आपका टाइम भी बच जाएगा। एंड इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, और इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट्स बेस्ड ऑन द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ओके, थैंक यू।